हमारा टॉपिक चल रहा है, वो क्या चल रहा है जी आपका? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब पहला पार्ट इसका जिसमें सेंटर ऑफ मास वगैरह हम करते हैं। ठीक है? तो जो सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट है बेटा, वो आप लोगों ने चलो मान लेते हैं कर लिया। ठीक है? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कवर अप कर लिए। असाइनमेंट आपके पास है, कुछ ने डाउट, मतलब कुछ ने असाइनमेंट कवर अप कर लिया है, कुछ की भी रहती है, तो इसलिए जिनकी रहती है वो कंप्लीट कर लो, फिर इसके डाउट जो है वो इकट्ठे ले लो। राइट है? अगर ये सेंटर ऑफ मास वाला हो जाए, इसके क्वेश्चन जाए, इसमें मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत तरह आएंगे आगे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट इसमें फिर क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा हम? प्योरली जिसके लिए हम आ रहे हैं अब, रोटेशनल मोशन। ठीक है? रोटेशनल स्टार्ट करते हैं। अब रोटेशनल मोशन में कुछ टर्म्स लेकर आएंगे बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं, चलो मान लो। तो अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, एक तरफ लीनियर मोशन, दूसरी तरफ कौन सा? रोटेशनल मोशन। अब देखो पहले जो हम पढ़ते थे ना, एक होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, और एक इसका क्या होता है उल्टा, मतलब सर इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुनना। अगर बात किसकी चल रही है? पॉइंट ऑब्जेक्ट की। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो अगर पॉइंट सीधा चल रहा है तो उसके कौन से मोशन, उसके मोशन को क्या कहोगे आप? लीनियर। और अगर वो ऐसे घूम रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसका मोशन कैसा हो गया आपका? सर्कुलर मोशन। जल्दी बोलो, समझ गए? अब इस चैप्टर में हमने बोला है हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं है। वो कैसा है? वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेकर चल रहे हैं हम उसको। अगर वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और वो आगे की ओर जाता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि जैसे उसका क्या चल रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है आगे की ओर। मूव किसको करता है वो बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ मास को आगे की ओर मूव करता हुआ बोलेंगे। बोलो, समझ गए? तो अगर तो मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ तो उसका कौन सा मोशन बोल देंगे? लीनियर मोशन। लेकिन अगर बेटा इस पूरी बॉडी को कंसीडर करें तो हम इसको कौन सा मोशन बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। जल्दी बोलो, मेरी बात समझ गए कि नहीं? कौन सा मोशन बोलेंगे? ट्रांसलेशनल। ये एक तरह का बिल्कुल लीनियर मोशन जैसा ही है, लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो लीनियर मोशन। अगर पॉइंट नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेशनल मोशन। जवाब तो क्लियर है? ठीक है जी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसे ही अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे, तो इसका कौन सा मोशन बोलेंगे हम? रोटेशनल। ठीक है? अगर अपने एक्सिस पे घूमे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, इसका कुछ ना कोई डायमेंशन हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट नहीं हो सकता बेटा। पॉइंट ऑब्जेक्ट के रोटेशन कंसेप्ट नहीं हो सकता। जवाब दे दो, क्लियर है? देखो लीनियर पॉइंट ऑब्जेक्ट सीधा चल रहे हैं, मान सकते हैं। तो आपका रोटेशनल मोशन है वो लीनियर तो नहीं है। बस ये लगा लो कि अगर बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसको रोटेशन नहीं दे सकते। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो रोटेशन के लिए हमने पहले दिन यही बात की ना, रोटेशन के लिए उसका एक्सटेंडेड होना जरूरी है, उसका साइज बड़ा होना भी है, जरूरी है। बोलो ठीक है, आगे बढ़े। तो मैं ये बता रहा था, जब आप लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे हो तो आपके पास ना कुछ टर्म्स आएंगी। ठीक है? जब आप लीनियर या ट्रांसलेटरी पढ़ रहे हो, आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी। जैसे एक वर्ड आ गया डिस्प्लेसमेंट, इसको आप किससे नोट करोगे? एक्स से। दूसरा वर्ड क्या आ गया? स्पीड या वेलोसिटी बेटा। तीसरी बात एक्सिलरेशन। ठीक है? चौथी बात कि फोर्सेस लग रहे हैं। पांचवी बात मास तो आता ही रहता है। ऐसे करके कई क्या आती हैं? टर्म्स आती हैं। जब सर्कुलर या रोटेशनल मोशन हो रहा है ना भाई, चाहे रोटेशनल मोशन हो चाहे सर्कुलर मोशन हो, तब डिस्प्लेसमेंट की जगह याद करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है कि नहीं आ चुकी? बोल दो यार, इतना तो पढ़ ही चुकी हो। ऐसी
वेलोसिटी की जगह यहां पर क्या मैं एंगुलर वेलोसिटी बेटा आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं? ओके, क्या एक्सेलरेशन की जगह यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन, जवाब दे दो भाई, आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? वंश तू बोल भाई, क्लियर है? ओके, तो जब आपका सीधे वो आपका रिजिड बॉडी, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बिल्कुल आगे की ओर पूरा का पूरा खिसकता हुआ चल रहा है, वो कौन सा मोशन हो गया? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में फिर वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन वो बात दूसरी है, हमें ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पूरी बॉडी की नहीं, उसके सेंटर ऑफ मास की ही लेनी पड़ेगी। तभी हमने क्या पढ़ा? हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा। यहाँ पर जल्दी बोलो, ठीक चल रहे हैं? लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ने लग गए, मैं सर्कुलर नहीं, मैं सीधा किस पे आ गया? रोटेशनल मोशन पे। वो घूमेगा तो एंगल तो बात होएगी होएगी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आएगा ही आएगा। अगर कोई चीज रोटेशनल मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो भी उसकी क्या बोलनी पड़ती है? हमें एंगुलर वेलोसिटी बोलनी पड़ती है। ठीक है, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोलनी पड़ती है। तो मैं कह रहा हूं ये तीन चीजें आपको मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में। अब अगली बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी नई चीजें आती जाएंगी। फोर्स को यहां पर एक नई टर्म आ जाएगी, क्या बोलना पड़ेगा मुझे? टॉर्क बोलना पड़ेगा। मतलब हमारा अब अगला जो फर्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा? टू स्टडी टॉर्क। पहला टारगेट अपना क्या है? रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास तो अलग हो गया ना, सबसे पहला टारगेट है क्या? स्टडी करना है जी हमने, टॉर्क स्टडी कर, राइट है। दूसरे नंबर पर हमने एक मोमेंटम पढ़ा हुआ है, जल्दी बोलो, समझ गए? तो मोमेंटम लीनियर मोशन में चलता है। अगर तुम्हारा बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, लीनियर मोशन में है, सीधा जा रही है, तो उसके पास क्या है? मोमेंटम। यहाँ पे मुझे एक नई चीज लेके आनी पड़ेगी मोमेंटम की जगह पर, जिसको मैं क्या बोलूंगा? एंगुलर मोमेंटम। बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? विल बी टर्म्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, मास की जगह पर भी यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आ जाएगी जो मास का रोल प्ले करेगी, उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम भी बार बार आएगा वहां पर, लेकिन टाइम को क्या बोलेंगे हम? टाइम ही बोलेंगे। टाइम तो टाइम ही है, रोटेशनल मोशन हो जो मर्जी हो, टाइम को कोई चेंज नहीं करेंगे, टाइम तो फिर टाइम ही रहेगा। तो ये आगे वाले आने वाले टाइम में बेटा आपने जो भी पढ़ना है ना, उसका आपको क्या दिया जा रहा है? बेसिक आइडिया प्रोवाइड किया जा रहा है कि हमने पढ़ना क्या है। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी दो वर्ड यूज किए। अगर आपकी रिजिड बॉडी सीधा जा रही है तो कैसा मोशन है? ट्रांसलेटरी। एक वर्ड क्या नया आ गया आपके लिए? ट्रांसलेटरी मोशन। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? पहले लीनियर मोशन बोलते थे, लेकिन रिजिड बॉडी के लिए इसको कौन सा मोशन बोलना है हमने? ट्रांसलेटरी। लीनियर मोशन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है? इसके मोशन को कौन सा बोलना है? ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, और एक कौन सा हो गया आपका? रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी में मैं कंपेयर कर रहा हूं। एक मेरे पास एक्स है, एक वी है, एक ओमेगा है, एक एफ है, एक पी है और एक एम है। ठीक है, एक्स का रोल प्ले ने यहाँ रोल प्ले करने यहाँ पर कौन आ चुका है? थीटा। ठीक है, पी का रोल प्ले यहाँ पर किसने करना है बेटा? ओमेगा ने। सॉरी, ओमेगा तो मैंने इधर भी लिख दिया, ओमेगा नहीं, ये क्या है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का रोल किसने प्ले करना है बेटा? अल्फा ने। फोर्स का रोल किसने प्ले करना है? टॉर्क ने। मोमेंटम का रोल किसने प्ले करना है? एंगुलर मोमेंटम ने। और मास का यहाँ पर रोल किसने प्ले करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। पिछले पेज पे मैंने नाम लिखे थे, सिंबल नहीं लिखे थे। यहाँ पे क्या लिख दिए? सिंबल भी लिख दिए। यस, ये टॉर्क का सिंबल होगा। इसको क्या बोलते हैं? ये किसका सिंबल है जी? टॉर्क का सिंबल यूज होगा। एल किसका सिंबल है जी? एंगुलर मोमेंटम का है जी। और आई किसका है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है। ये सिंबल का नाम क्या है बेटा? टॉ। सिंबल को क्या बोलते हैं? टॉ। ठीक है, जैसे सिंबल होते हैं ना, ये देख, सिंबल का नाम क्या है? थीटा। रिप्रेजेंट किसको करता है? एंगल को। सिंबल का नाम क्या है? रो। रिप्रेजेंट आमतौर पे किसको करता है? डेंसिटी को। ठीक है, तो ऐसी बेटा ये जो टॉ है ना, टॉ, ये किसका नाम है? सिंबल का नाम है। सिंबल का नाम तो है टॉ, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? टॉर्क को। कहीं और जगह पे किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सिंबल का नाम क्या है? टॉ ही है। जल्दी बोलो, समझ गए? ओके, ये है जी आपके आने वाले कुछ दिनों की आउटलाइन। ओके, मैं आपको न्यूमेरिकल असाइनमेंट दे दूंगा,
लेकिन न्यूमेरिकल असाइनमेंट अच्छे तरीके से तभी चलेंगी जब हम टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों चीजें कर चुके होंगे। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, असाइनमेंट में आपको दे दूंगा, लेकिन डाउट्स का टेकअप जब मैं एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क तीनों पढ़ा चुका हूँ तब करवाना शुरू करूँ। बीच में जो मैंने क्वेश्चन करवाने हैं, जैसे टॉर्क पढ़ा रहे हैं, टॉर्क का जो टॉपिक चल रहा है उसमें से मैंने अपने वाले जो क्वेश्चन कराने हैं वो तो मैं करा दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो अपने वाले क्वेश्चन है वो तो मैं बीच में करा दूंगा। एंगुलर मोमेंटम के भी बीच में करा दूंगा। लेकिन जो आपकी असाइनमेंट के डाउट्स हैं वो जब तीनों टॉपिक कवर अप हो जाएंगे उसके बाद ही लिए जाएंगे। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट फॉलो करके कि नहीं? यानी आने वाले दिनों में आपके सेंटर ऑफ मास की असाइनमेंट के डाउट बता दूं बस, उसके बाद कंटिन्यूटी में मैं ही पढ़ा रहा हूँ। आपके डाउट इकट्ठे हैं, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं ही करा रहा हूँ। बोलो पॉइंट फॉलो करके। तो आने वाला जो काम है ना वो हैवी रहेगा। अब आने वाले कुछ 3 4 5 दिन का काम ये हैवी रहेगा। आप वैसे ही बोल रहे हो कि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। काम जरूर अपना क्या हैवी होगा। तो करिए स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते वक्त हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आना है टॉर्क। लेकिन टॉर्क से पहले मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद दिलाऊंगा दोबारा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पहले क्या कराना पड़ेगा, मुझे याद करवाना पड़ेगा। आप लोगों ने किया होगा, डॉट प्रोडक्ट भी किया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी किया होगा। तो सबसे पहले 15 मिनट, 15 to 20 मिनट किस पे डिवोट कर रहे हैं हम? वेक्टर प्रोडक्ट पे डिवोट कर रहे हैं। जल्दी बोलो, समझ गए? ओके, तो हेडिंग डालो आज की। सबसे पहली जो मेन हेडिंग है तो डाल लो जी, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, पहली हेडिंग आ गई आपकी वेक्टर प्रोडक्ट। देखो भाई, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, दे आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। दो वेक्टर शॉर्ट में कराऊंगा, ठीक है? फुल डिटेल में तो मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ। यहाँ पे हमें 15 मिनट में दोनों को समझा दूंगा ताकि हम उसका यूज कर सकें। राइट है? बाकी आपको आता होगा ना, हमें तो रिवीजन ही करानी है। तो बेटा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इनको ऐड करना आपको आता होगा। ट्रायंगल लॉ लगता है, पैरेललोग्राम लॉ लगता है। लेकिन अब क्या करना सीखने जा रहे हैं हम, इनको प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट बेटा इनका दो तरह का होता है। एक जिसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी। दूसरा जिसको हम कौन सा कह देते हैं बेटा? वेक्टर। थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो यार साथ के साथ, ठीक है? सो मत जाना ना, साथ के साथ थोड़ा बहुत बोलते रहो। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन सा भाई? एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा कौन सा होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला? क्योंकि अगर ए और बी को तुम इस तरीके से करोगे, ये दो मेथड है अलग अलग। अगर फर्स्ट मेथड से करते हो यानी स्केलर प्रोडक्ट वाले मेथड से रिजल्ट करते हो तो आपका आंसर जो आएगा ना बेटा, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए और बी का अगर वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट होगा दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? अब क्योंकि दो है अलग अलग है तो दोनों के सिंबल्स क्या होने पड़ेंगे बेटा? अलग अलग पड़ेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट अगर मैंने करना है तो मैं इसको ऐसे नोट करूंगा। अगर मुझे वेक्टर प्रोडक्ट करना है ए और बी का, मैं उसको कुछ ऐसे डिनोट करूंगा क्योंकि दोनों में फर्क रखना था। अब इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यानी इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। तो दिखने में ही आपको पता लग जाएगा कौन सा वाला मेथड अपनाना। हाँ होंगे, क्या बेटा? हाँ हाँ होंगे, हो जाएंगे। मैं इतना करा दूंगा कि हमारा काम रुकेगा नहीं। तो इतना करा देंगे, आपका काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। वेक्टर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर्स में जितना जहां जरूरत पड़ेगी और करा देंगे। पहले मेरे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की बात सुन लो, में आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जल्दी बताओ, जितना मैंने बोल दिया क्लियर है? ओके, तो अगली बार से अगर ऐसे लिखा हो ए डॉट बी, समझ लो कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी मतलब कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट। अब जब डॉट से रिप्रेजेंट कर ही दिया तो लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बोलो समझ गए? और लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक ही बात। तो कई बार आपको बोलने वाला ये भी कह सकता है प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बोलने वाला ये भी बोल सकता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक हो सकता है, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं? इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, अब पॉइंट ये है बेटा, ए और बी का जब डॉट प्रोडक्ट करके कोई आंसर आएगा, मान लो आंसर क्या आ गया? सी, तो इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर कर जो आंसर आया, कुछ भी आया, मान लो सी आ गया, तो भाई इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी।
बोलो सही है, क्योंकि ये स्केलर है। तो जो भी आंसर आएगा कैसे निकालना है वो तो बताते हैं। जो भी आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन की चिंता की जरूरत नहीं होती। जो भी आंसर आ गया वो है ही स्केलर, उसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और अगर इस मेथड से करोगे, जो भी आएगा भाई उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी क्या बतानी पड़ती है, फिर डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जवाब दे दो, क्लियर है। ठीक है जी, तो डॉट प्रोडक्ट को किस तरह नोट करते हैं, ए डॉट बी, क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह नोट करते हैं, ए क्रॉस बी। अब अगली बात, करते कैसे हैं। करते वक्त ये है जी मेरा डॉट प्रोडक्ट, इस तरफ क्या लिख रहा हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं ना बेटा, मुझे ए गिवन है, बी भी गिवन है, और मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका आंसर आएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। दो चीजों का, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। घबराओ मत, इतना करा दूंगा कि तुम्हारा क्वेश्चन रुकेगा नहीं, चिंता मत करो, हो जाना है। ठीक है, जहां पे दिक्कत आएगी बता देना, अदरवाइज मैं प्लानिंग से ही कराऊंगा ना, आपका रुकेगा नहीं क्वेश्चन। तभी तो मैंने फिर, वरना मैं टॉपिक नहीं करा रहा होता अभी। मैं पहले क्या करा रहा हूँ, आपने बोला था कि वेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए पहले मैं क्या करा रहा हूँ, फिर वेक्टर ही करा रहा हूँ। वेक्टर की प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। ओके, ये किसी को समझ में लग गया। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अगर बेटा आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया है और तुम्हें उनके मैग्नीट्यूड पता है, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जल्दी बताओ, समझ गए कि नहीं। ओके, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा। Done है? अगली बात, ये तो है ही स्केलर, तो इसकी डायरेक्शन की कोई पंगा ही नहीं है। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। लेकिन ये क्या है बेटा, ए क्रॉस बी करके जो आंसर आना चाहिए था, वो तो क्या होना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। वेक्टर होनी चाहिए तो उसकी कुछ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ये जो बेटा आपका ए बी साइन थीटा है ना बेटा, इट गिव्स अस ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। तो ये ए क्रॉस बी का सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको सही से मुझे ऐसे लिखना चाहिए। जल्दी बोलो, समझ गए। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बोलो क्लियर है। ये सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी बेटा जो भी आया ये सी बोल देते हैं, कि कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए। वंश भाई समझ लग रहा है तेरे को, इसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन के लिए याद रखो कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वो ए और बी दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं ये उससे बिल्कुल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर मान लो ये ए है बेटा, ये क्या है, बी। तो ए और बी की जो डायरेक्शन है दोनों के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब परपेंडिकुलर तो दो हो सकते हैं, ए और बी का जो परपेंडिकुलर है बाहर को भी आ सकता है, पेन दिखाई दे रहा है ना, बाहर को आ रहा है, और ये अंदर को भी जा सकता है। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ ये बोला कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो दोनों के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन परपेंडिकुलर में समस्या क्या आ गई, इसकी क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन। इसमें समझ में लगा, ए क्रॉस बी के दोनों के परपेंडिकुलर ये होगा जो बाहर को आ रहा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। बोलो समझ गए। ये एक प्लेन है, मान लो इस प्लेन में लेट हमारे पास एक ये ए है और ये क्या है, बी है। वही समझ गए। ए और बी का परपेंडिकुलर देखो, ऊपर भी हो सकता है और नीचे वाला भी, तो दोनों के क्या जा सकता है, परपेंडिकुलर जा सकता है ना। अब अगला सवाल है कि यार ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला लेना है। इसके लिए मैं ये पूरा कंप्लीट करूंगा सेंटेंस। मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। जल्दी बोलो, क्लियर है। एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है समझना जरा। एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय द
राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है समझना जरा, नोट हो गया? ओके, अगली बात करूं तो फिर से देखो जी, हमने बोला दो वेक्टर्स हैं जी, एक ए और एक बी। मैं दोनों का बेटा क्या करना चाहता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो कर दिया। मुझे किसी ने ए का मैग्नीट्यूड भी दे रखा था, बी का मैग्नीट्यूड भी दे रखा था, दोनों के बीच में एंगल भी दे रखा था। मुझे किसी ने बोला यार इसका क्या निकाल, डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा होता है। अगले ने थीटा भी दे रखा था, ए भी दे रखा था, बी भी दे रखा था, आंसर आ गया। लेकिन आगे वो कहते हैं यार इसकी डायरेक्शन बता। अब डायरेक्शन के लिए मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई ए और बी दोनों के क्या है परपेंडिकुलर। फिर वो कहेगा परपेंडिकुलर किस तरफ, ऊपर को लूं, नीचे को लूं, अंदर को लूं, बाहर को लूं। तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि यार रुक जा थोड़ा, राइट हैंड थंब रूल लगा लें। अब ध्यान से देखना, ये जो बोर्ड है ये ए और बी इसके प्लेन में है। एक मिनट एक मिनट, ए और बी इसके प्लेन में है, तो यहाँ तो ए क्रॉस बी का जो आंसर है बाहर को आएगा, यहाँ किस तरफ आएगा, अंदर की ओर आएगा। अब बाहर वाला लेना है कि अंदर वाला लेना है, उसके लिए मैंने बोला क्या लगेगा बेटा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के लिए अब पहले तो देखो आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है कि बी क्रॉस ए। हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो ए से बी की ओर आपने राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, मेरा राइट हैंड ये है भाई, फिंगर्स घुमानी है, ठीक है। ए से बी की ओर आपने जब ये फिंगर्स घुमाई तो थंब किधर गया, अंदर की ओर चले गया। दैट मीन्स ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है ना, जो भी वेक्टर डेवलप हुआ है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? राइट हैंड थंब रूल लगा भाई, ए से बी की तरफ फिंगर्स घुमाई तो किस तरफ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तुम लोग क्या करो, बोर्ड के हिसाब से मत देखो, अपनी कॉपी में बनाओ तुम लोग। हाँ, टेंथ में मतलब ये नहीं था, टेंथ में राइट हैंड थंब रूल वो इलेक्ट्रिसिटी वाले में, मैग्नेटिज्म वाले में था। नहीं सेम कहाँ था, वो तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से लेते थे ना। हाँ मतलब था यही। हाँ, आप इसको ना इसके हिसाब से मत देखो, आप अपनी कॉपी में बनाओ, कॉपी में ए और बी बनाओ, और ए से बी की तरफ देखो तो आपका इनवर्ड या आउटवर्ड आएगा। समझ गए कि नहीं? अगर आपने ए ऊपर रखा है, बी नीचे रखा है, तो आपका कॉपी में जब बनाओगे तो कैसे आएगा, इनवर्ड आ जाएगा। इनवर्ड आया ना भाई, अंगूठा नीचे जा रहा है। हाँ, बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। करके देख लो, आ गया जी। बी क्रॉस ए आउटवर्ड और ए क्रॉस बी इनवर्ड। अगर मैंने सही बात बोली आपने, बी क्रॉस ए करना होता तो ये कैसे आता बेटा, आउटवर्ड आता। ए क्रॉस बी करना होता तो कैसे आएगा, इनवर्ड आएगा। अभी इतना ही बहुत है, इतने समझ में लग जाएगा। ठीक है जी। तो पॉइंट क्या निकला बेटा, पॉइंट ये निकला कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, ए बी साइन थीटा। अगर बेटा मैं बी क्रॉस ए करूं तो ये मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए साइन थीटा, जो कि ए बी साइन थीटा ही बनेगा। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को, डायरेक्शन में फर्क। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन में फर्क है। इसलिए जब डायरेक्शन की बात होगी तो डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएंगे। जल्दी दे दो जवाब कि क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ चलें। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तब और इसके साथ क्या करेंगे, हम डील करेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बेटा ऐसे, डायरेक्शन निकालनी हो तो राइट हैंड थंब रूल। उसके अलावा भी रूल्स हैं, स्क्रू रूल है, कई रूल्स हैं, लेकिन हम कौन सा लगाया करेंगे यार, सबसे बेस्ट लगाने में कौन सा होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है, हम राइट हैंड लगाया करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात? डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में तो आपने ए डॉट बी किया, वो आ गया ए बी। अब भाई वो उसकी डायरेक्शन है ही नहीं, चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, डायरेक्शन का कोई पंगा ही नहीं होता। जल्दी बोलें, क्लियर है कि नहीं? अब अगली बात यार, ये दो दो तरीके क्यों सीखने पड़ते हैं, दो दो तरीके क्यों करते हैं हम? पॉइंट ये है यार, नेचर में कई ऐसी चीजें हैं जो दो वेक्टर्स को मिलकर आती हैं और रिजल्ट वेक्टर होता है। नेचर में कई ऐसी भी चीजें हैं जो दो वेक्टर्स को कर कर आती हैं और जो रिजल्ट होता है, जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, वो स्केलर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करूं तो क्या तुम्हें पता है, वर्क आता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, वर्क आएगा कि नहीं आएगा? आपने छोटी क्लासेस में, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ रखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी है मेरे भाई, ये तो वेक्टर है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वर्क कैसी है, स्केलर है। अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर मिलकर क्या दे रहे हैं, स्केलर दे रहे हैं, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से जब वर्क बनना है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा प्रोडक्ट होता होगा इनका,
स्केलर प्रोडक्ट ही होगा, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं हो सकता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए वर्क डन का फार्मूला जब भी मिलेगा आपको तो हमेशा एफ डॉट एस ही मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट ही मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट ही मिलेगा। जल्दी बोलो, समझ चुके हो कि नहीं? राइट है। तो इससे पिछला चैप्टर जो आपका वर्क वाला होता है उसमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से चल रहा होता है सारा खेल। ठीक है। ऐसे ही जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी, चलो कि जो टॉर्क है ना, आगे चलकर अभी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपना टॉपिक ही क्या है, टॉर्क है। टॉर्क हमें पता लगेगा कि टॉर्क भी किससे बननी है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बननी है। फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। अब इससे टॉर्क भी बनती है। अब देख कहानी सिंपल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देगा तो वर्क निकलेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो क्या निकलेगी, टॉर्क निकलेगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वर्क निकलेगा निकलेगा। लेकिन इन्हीं से आगे चलकर हम आर क्रॉस एफ ऐसे करके एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे एफ आर इसलिए लिखा था, अभी तो समझा रहा हूँ। तो एफ और आर मिलकर वर्क भी बनाते हैं। एफ फोर्स है, आर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एफ और आर ही मिलकर टॉर्क भी बनाते हैं। फर्क किस चीज का है, इनके प्रोडक्ट का फर्क। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या निकलेगा, टॉर्क बनेगी। अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? इसलिए फिर दोनों तरह के वेक्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। ओके, रफली मैंने क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए बी साइन ऑफ थीटा। ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन ऑफ थीटा। कोई समस्या? ठीक है जी। अब एक और बात सीख लो फिर, कई बार हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिए होते यार, कई बार हमें आई जे के में दे रखा होता है। जैसे ए दे रखा है मान लो, उसने मैग्नीट्यूड नहीं दिया, उसने बोला ए की वैल्यू कितनी है जी, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स टू वाई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। जवाब दे दो। अगर उसने मैग्नीट्यूड और एंगल दिया होता तो लगा रहा होता मैं ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, लेकिन उसने इस फॉर्म में दे दिया। अब क्या करोगे, अब वैसे तो इसको सिखाने का पूरा तरीका है, लेकिन बेटा मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही सिंपल, कैसे निकालना है, आई से आई वाले मल्टीप्लाई कर दो, जे से जे वाले, के से के वाले कर दो, यानी ये एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू आ जाएगा। जल्दी बोलो, समझ गए? और क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आई जे के कुछ नहीं लगना, चुप। हाँ, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू, ओ भाई पता ही होगा ये तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना होता, ये ऐसे हो जाएगा। पंगा किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आई जे के फॉर्म में दिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, अगेन उसको निकालने का तरीका, लेकिन मैं तो सीधा ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर। सॉल्व करने का सीधा क्या बताऊंगा, मेथड बताऊंगा। और मेथड भी मैं एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू से नहीं, सीधा एक क्वेश्चन लेके करता हूँ। ठीक है जी। तो हमने क्वेश्चन लिया, लेट ए इज इक्वल टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस टू के। बोलो, लिख दिया। बी कितना लिया, मान लो थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के ले लो। चलो कितना ले लिया भाई, फाइव के ले लिया। ओके, डॉट प्रोडक्ट करना भाई इसका। डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, वो तो वैसे ही कर दोगे, थ्री टू जा सिक्स माइनस नाइन, थ्री थ्री जा नाइन प्लस टेन, कितना हो गया, सेवन आ गया, 16 में से 9 गए, 7 आ गया, जो भी इसकी फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी बोल दो, सही है। अब पंगा किसका, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर तो एक बार में समझ में लग जाए बोल देना हाँ भाई लग गया, नहीं लगे तो बोल देना एक और क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट बात है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्लोज करो। राइट है जी। तो अगर आपने बेटा इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी का, तो पहले क्या कर लो, ये मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, तो दो डंडे लगा लो। लग गए दो डंडे। यहाँ क्या लिख लो, आई, यहाँ लिख लो माइनस जे, और यहाँ पे क्या लिख लो, के लिख लो। एक जगह लिख दिया आई, दूसरी जगह क्या लिख दिया माइनस जे, तीसरी जगह क्या लिख दिया, के लिख दिया। ठीक है, बीच वाले को बस माइनस लिख लेना। ओके, क्योंकि बेटा ए पहले लिखा है तो किसके कॉफिशिएंट लगाओ पहले, ए के। जो पहले लिखा है उसी के कॉफिशिएंट पहले आएंगे, जो बाद में लिखा है उसके कॉफिशिएंट बाद में आएंगे। तो पहले क्या लिखा है आपने,
2 3 2 है, यहाँ पे 2 3 2 समझ गए कि नहीं? आई के साथ 2 है, जे के साथ 3 है और दूसरे वाले में क्या है बी, इसके कोएफिशिएंट क्या है? 3 -3 और 5 कोई समस्या? हो जाएगा। ओके, उसके बाद करना क्या है ध्यान से सुनना। करना आपको क्या है, सबसे पहले ये 2 लाइनें छोड़ दी। पहली आता है ये पहले कि नहीं आता ये बताओ? नहीं आता। नहीं आता तो फिर 2 बार करा दूँगा कुछ, समझ लेना। क्रॉस प्रोडक्ट ज़रूरी है हमारे लिए। आगे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना है। अगर आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो सीख लो। 2 क्वेश्चन करवा लो, 3 करवा लो। हाँ, पहले बताओ ये 2 लाइनें छोड़ दी। 2 लाइनें छोड़कर ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आने वाला है देखना। ये 2 लाइनें छोड़ दो, इसके क्रॉस पे कौन आ गया? आई आ गया। क्रॉस पे कौन आ गया? आई। तो ये होगा पहले ये वाले मल्टीप्लाई करने हैं, उधर वाले पहले और इधर वाले बाद में। ठीक है भाई? ये आएगा 3 5 जा 15, बीच में माइनस है और ये कितना आएगा? 3 2 जा 6, लेकिन -6 से नहीं है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात जल्दी बता दो, हो जाएगा। अगली बार में ये 2 लाइनें छोड़नी है, भैया छोड़ दी। कौन सी छोड़ी? दिस वन एंड दिस वन। तो क्रॉस पे कौन आ गया? 1 मिनट बेटा, पहले क्रॉस पे बताओ कौन आया है? माइनस ये आया है कि नहीं? बीच वाला माइनस लिया हुआ है मैंने, यही ट्रिक है, बीच वाला माइनस लेना है। तो इस बार आपने कौन-कौन सी हाँ, बस ये लगा लो पहले ये छोड़ देनी है, फिर ये छोड़ दी, ठीक है? इसमें बचा कौन-सा? 2 5 जा 10 -3 2 जा 6 बोलो क्लियर है? अगली बार हमने ये दोनों छोड़ दी, जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों जब छोड़ी भैया, क्रॉस पे क्या आ गया? क्रॉस पर क्या आ गया चलो बताओ? क्रॉस पे आ गया हमारे पास के, यहाँ पे आएगा बेटा प्लस है अगला वाला, ऊपर से तो नहीं निकला। पहली जब 2 लाइनें छोड़ी क्रॉस पे आई आया था, दूसरी जब 2 लाइनें छोड़ी थी माइनस जे आया था, अगले में प्लस के आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 -6 बनेगा, बीच में माइनस आता होता है, 3 3 जा माइनस तो पहले से है, प्लस 9 आया, समझ आ गया? ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया मेरे भाइयों? 21 आई कैप माइनस ये कितना हो गया? 10 में से 6 गए, 4 जे कैप और ये कितना आ गया? माइनस 15 जे कैप। दिस विल बी योर आंसर। अब इसमें तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, ये विद डायरेक्शन। जब हम ए बी साइन थीटा करते हैं ना, तब हमें देखना पड़ता है कि भाई ए बी साइन थीटा से तो सिर्फ क्या आया? मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्शन के लिए, यहाँ वैसे आई जे के फॉर्म में विद डायरेक्शन ही है। ओके, क्वेश्चन और कराने की जरूरत है कि हो जाएगा? श्योर है? देख लो कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना वैसे भी ये आएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बस एक बार करना था। ओके, आपने बोला कि हो जाएगा। अब बताओ जी, जो बोला गया क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? जिस चीज की जरूरत थी मैंने पहले करवा दी, हमें वेक्टर की जरूरत थी, हमने इसको कवर अप कर लिया। ओके, आपके पास थोड़े समय बाकी है, टॉर्क की स्टार्टिंग दे रहा हूँ, कल आती क्या स्टार्ट कराऊँ, टॉर्क स्टार्ट। ठीक है, अब फिर मेरे को एक बार फ्लो में ना सारा कर लेने दो काम, 2 3 दिन की थ्योरी थ्योरी लगा लेने दो। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फिर मैं असाइनमेंट मैंने बोला है इसकी, तो तीनों टॉपिक होने के बाद ही मैं डाउट लूंगा, आपको असाइनमेंट दे छोड़ूंगा, यहाँ जो मैंने कराए होंगे कराने होंगे बीच में अपने आप कराता करूँ। राइट है जी? तो अगली बात बेटा आई अपने पास, जो असली चीज है, बस थोड़ा सा देख करवा के छोड़ देंगे। मेन नेक्स्ट क्लास में चलेगा अब आपका टॉपिक, अब तो वेक्टर में निकल गया सारा सब। बेटा अगली बात है टॉर्क। ओके, बताओ जी, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? सुना है वर्ड टॉर्क? टॉर्क क्या होती है? बोलो। इंजन की पावर? इंजन की पावर तो नहीं, हाँ वो मतलब ये तू सही कह रहा है कि जब हम कार वार लेते हैं ना, तो कार की वो जब स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो स्पेसिफिकेशन में भी क्या आता है कि वो टॉर्क कितना प्रोवाइड। टॉर्च नहीं है ये। क्या हो गया हर्ष? टॉर्च नहीं है ये टॉर्क है। तो तो सही कह रहा है, मजाक भी चलो करना चाहिए बीच बीच में, तो सही कह रहा है कि आजकल जब हम स्टेयरिंग लगाते हैं ना, चाबी लगाएँगे जैसे सेल्फ स्टार्ट की गाड़ी की चाबी लगाते हैं, तो वहाँ पे भी ऊपर मतलब स्पेसिफिकेशन में स्पीड ये वो वहाँ पे भी क्या आता है? टॉर्क आता है। हाँ, वहाँ पे भी क्या आता है? सही कह रहा हूँ, टॉर्क आता है। तो गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन में भी टॉर्क है। टॉर्क मतलब बेटा
तो टायर घूमते हैं ना, टायर को एकदम घूमते वक़्त इंजन ने क्या लगानी है, टॉर्क लगानी है, जिससे वो रोटेट करना है। सारा चक्कर किसका है? गाड़ी चलती है तो सारा का सारा खेल किसका है फिर? रोटेशन का ही है ना। इंजन ने अल्टीमेटली एक्सल को रोटेट कर देना है, एक्सल से पहिए रोटेट करने हैं, उसके बाद उसने आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो व्हाट इज़ टॉर्क? तुमने सही बताया, लेकिन उसको और तरीके से बताओ, डेफिनिशन कोई पढ़ी हुई है? पढ़ा हुआ टॉर्क के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, चलो बिल्कुल नया नवेला है। तो बेटा टॉर्क का मतलब है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। लिखो जी, सबसे पहली छोटी सी बात यही लिखो। टॉर्क इज टॉर्क इज डिफाइंड एज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज डिफाइंड एज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। या इट इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज डिफाइंड एज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ। हो गया। अब देखो यार, टॉर्क लगाने के लिए फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हमने टॉर्क लगानी है तो उसके लिए आपको फोर्स तो लगाना, बिना फोर्स के तो टॉर्क भी नहीं लगनी है। अब मान लो आप किसी चीज पे क्या लगा रहे हो, लेट, ये एक रॉड है, ठीक है जी, ये रॉड है। अब मान लो बेटा आप रॉड पे बिल्कुल इसके सेंटर पर फोर्स लगाओगे। जब सेंटर पे फोर्स लगाओगे तो रॉड जो है उसकी पोजीशन चेंज होके यहां तक हो सकती है। जल्दी बताओ, हो सकती है कि नहीं? लेकिन सेम रॉड पे अगर आप सेम फोर्स कोने पे लगा दो, तुम बताओ क्या होगा? ये आगे जाएगी कि रोटेट कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अगर बिल्कुल इसके सेंटर पे ले जाओगे तो आगे चलेगी, कोने पे लगा दोगे तो इसने क्या हो जाना है? रोटेट हो जाना है कि नहीं हो जाना है? अब इस वक्त भी तुमने फोर्स लगाया, इस वक्त भी तुमने क्या लगाया है? फोर्स लगाया है, लेकिन फर्स्ट केस में फोर्स रोटेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाया, सेकंड केस में फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस कर दी है। दिस रोटेशन इज ड्यू टू टॉर्क, क्योंकि फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया है? टॉर्क में कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने बोला इसको रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत है, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत है, लेकिन टॉर्क लगाने के लिए किसकी जरूरत है? फोर्स की भी जरूरत है। टॉर्क लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब फोर्स तुमने लगा दिया, इसकी गारंटी नहीं है कि वो टॉर्क बनेगा ही बनेगा। इसमें टॉर्क नहीं बना, सेकंड केस में टॉर्क बन गया। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? मान लो मेरे पास एक ऐसे करके ब्लॉक है, ठीक है, जमीन पे पड़ा हुआ है, बड़ा सा ब्लॉक, ठीक है। अगर किसी ने किसी तरीके से फोर्स बिल्कुल इसके सेंटर पे प्रोवाइड किया, ठीक है, मान लो इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, या नीचे वाले हिस्से में फोर्स क्या किया? प्रोवाइड किया। तुम बताओ जी, अगर नीचे वाले हिस्से में हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके आगे खिसकने के चांस है कि नहीं? आगे खिसकने के चांस है कि नहीं? क्यों नहीं है यार, आगे खिसकेगा ही। आगे तो जाएगा जाएगा, मतलब एक बड़ा सा ब्लॉक है, नीचे से धक्का लगाओगे ना, नहीं, अभी टॉर्क ज्यादा नहीं बन पा रही है, उसको आगे लेके जा रहा है। लेकिन अगर इसी ब्लॉक को अगर किसी बंदे ने यहां फोर्स लगवाया टॉप पे, तो इसके टॉपल होने के चांस हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, समझ रहे हो बात? तो ये टॉपल होने के चांस है भाई, यहाँ पे आपकी टॉर्क जो है बन रही है और यहाँ पे टॉर्क नहीं बन रही है। मतलब आपका फोर्स कभी टॉर्क बन भी सकता है, कभी टॉर्क, हाँ, यहाँ पे नहीं, फ्रिक्शन भी रजिस्ट कर रहा है और फोर्स जहाँ पे लगा रहे हो वो भी डिपेंड कर कहाँ पे लगा। ठीक है जी, तो आप, ठीक है जी, जल्दी बताओ कुछ समझ कि नहीं? तो थोड़ा सा ही हुआ टॉर्क, मेन टॉपिक, लेकिन जो अपना मेन टॉपिक था ना बीच में वेक्टर वाला, मैंने कवर अप आपको करवा दिया। ठीक है, वेक्टर वाला हो गया। कल आप अपना काम करके रखो बेटा। कल अगर आपके डाउट उसने भी कर लिया और डाउट 4-5 ही हुए, तो मैं कल बीच में पहले क्या कर दूंगा, डाउट निपटा दूंगा। सेंटर ऑफ मास का काम खत्म हो जाएगा, फिर सेंटर ऑफ मास के और क्वेश्चन दे दूंगा। तुम उधर सेंटर ऑफ मास के और क्वेश्चन करते रहोगे, इधर मैं आपको टॉर्क वाला टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ। मतलब अभी हैवी काम चलेगा, तुम भी करते रहोगे, मैं भी करता रहूंगा। डाउट लेने वाला काम बढ़िया तरीके से कुछ दिनों बाद चल रहा है। ठीक है जी? हाँ, थका हुआ था भाई कुछ।